हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम राज्य में हुआ है। मिजोरम राज्य के भी किस शहर में हुआ है? तो इनकी राजधानी आपकी आइजॉल में पहले बच्चे का जन्म हुआ है। उस पहले बच्चे का जो जन्म हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है फ्रैंकी। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जनरेशन बीटा के टर्म्स एंड कंडीशन की। तो ऐसे बच्चे जो आपका 1 जनवरी 2025 के बाद पैदा होंगे, उन बच्चों को हम क्या कहेंगे? जनरेशन बीटा के बच्चे कहेंगे। जनरेशन बीटा की जो कंडीशन है, लाइफ टाइम है, कार्यकाल है, कितने तक आपकी अवधि तक जनरेशन बीटा के बच्चे माने जाएंगे? तो 1 जनवरी 2025 से जितने भी प्रोड्यूस होंगे, कब तक? 2039 तक के बच्चों को हम जनरेशन बीटा के बच्चे कहेंगे। जनरेशन बीटा की कंडीशन ये है कि आपके जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको आप एक क्लिक में सभी सुविधाएं, यानी जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऑलरेडी इन्हें प्राप्त होंगी। तो ऐसी जनरेशन को हम कहते हैं जनरेशन बीटा। देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से ध्यान से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म आपका मिजोरम में हुआ है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में है। उसका नाम इम्पोर्टेंट है, क्या रखा गया है? फ्रैंकी उस बच्चे का नाम रखा गया है। जनरेशन बीटा कब से स्टार्ट हुई है? तो आपकी 1 जनवरी 2025 से चलेगी कब तक? 2039 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम। बदावन बंदरगाह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बदावन जो बंदरगाह है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में आपका किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, महाराष्ट्र राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसका उद्घाटन कब किया गया है या आधारशिला कब रखी गई है? तो अक्टूबर 2024 में आपकी आधारशिला रखी गई है। किनके द्वारा? आपकी मोदी जी के द्वारा। इसमें जो लागत आएगी कि वो कितने आएगी? तो लगभग वो 76,000 करोड़ रुपए की लागत इसके अंतर्गत आपकी आएगी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो जब आपका ये बदावन बंदरगाह पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगा तो आपके कितने प्रमुख बंदरगाहों की संख्या हो जाएगी भारत में? तो पहले आपके 12 थे, उसके बाद आपके प्रमुख बंदरगाह हो जाएंगे, आपके जो मेन पोर्ट है वो हो जाएंगे 13। कहाँ पर ये स्थित है? तो ये स्थित है आपके महाराष्ट्र राज्य में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस राज्य के द्वारा गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आपके पूर्ण तक गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले के पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, झारखंड ने पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था? तो फरवरी 2025 में इसका अनाउंसमेंट
किया गया कि आपका यहाँ पे पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे उद्देश्य क्या है, इसका तो उद्देश्य है आपका प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। क्या है आपका, जितने भी आपके चिल्ड्रन हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, नशे की उनको लत ना लगे। जबकि भारत में ऐसा प्रथम राज्य कौन सा जिसने दारू पर आपकी यानी शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो वो है आपका बिहार। यानी इसने किस पे लगाया है, आपका शराब पर लगाया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके गुटखा और तम्बाकू युक्त पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध झारखंड के द्वारा लगाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 8 सितंबर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 16 सितंबर को हम राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं कि इसी दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने अनाउंस किया था कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाएगा। कब से मनाया जा रहा है ये, तो ये 1994 से मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं ओजोन दिवस के बारे में, ओजोन के बारे में। तो ओजोन क्या होती है, तो ओजोन आपकी एक लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी प्रोटेक्ट करती है। इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ओजोन से। ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था आपका 1987 में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये आपका उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया था। अब ये उत्तराखंड राज्य में कब प्रारंभ किया गया था, तो 1970 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था इसको प्रारंभ करने का, तो उद्देश्य था आपका प्रोटेक्ट ट्री, जो कि आपका वहाँ पर वनीकरण है, ट्रीज हैं आपके पेड़ पौधे हैं, उनको बचाने के लिए ये आपका चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, कौन कौन लोग इसके सदस्य थे, इम्पोर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस वो हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा। इनका नाम आपको लर्न करना ही करना है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका नाम आपसे पूछा गया है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इनके जो 3 लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और कई बार इनसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि आपका कौन से आंदोलन से ये बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर की है श्रीमती आपकी गौरा देवी, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में, गांधी जी के सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के विरोध में, बंगभंग विरोधी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी किसके अंतर्गत की गई थी, किसके दौरान की गई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो आपका जो लॉर्ड कर्जन था, ध्यान से समझिएगा, लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो 1899 से लेकर आपका 1905 तक था। तो इसने एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। बंगाल का विभाजन कब किया जाएगा, कब आपका होगा, तो ये 16 अक्टूबर 1905 से आपका बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। जब इस बंगाल का विभाजन के विरोध में आपका बंगभंग विरोधी आंदोलन चल रहा था, जिसके अंतर्गत ही आपके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि जितने भी आपके विदेशी चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपका पूछा क्या जा रहा है, सम्मिलित हैं या सम्मिलित नहीं है। एक तरफ को केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मिनीकॉय। पूछा गया कौन सा गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी मिनीकॉय ना होकर क्या है, आपकी कवरत्ती है। क्या है, आपकी कवरत्ती राजधानी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8। इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। और स्टेट कितने हैं, तो स्टेट हैं आपके 28। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था। सती प्रथा को रोकना, बाल विवाह को निषेध करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, या फिर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का आपका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो सही क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बाल विवाह का निषेध करना या बाल विवाह को रोकना। इस प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि प्रतिज्ञा आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपके बहुत फेमस कार्यकर्ता हैं एम.जी. रानाडे। कौन है आपके, एम.जी. रानाडे के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इनके साथ में और इनके सहयोगी थे जिनका नाम आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। तो वो हैं आपके रघुनाथ। क्या हैं आपके, रघुनाथ और एम.जी. रानाडे ने इसको स्टार्ट किया था, ये आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाल विवाह को निषेध करना। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। विटामिन ए ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी डिफिशियंसी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कौन सम्मिलित नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विटामिन डी की कमी से डिफिशियंसी ऑफ रिप्रोडक्शन ना होकर कौन सी बीमारी होती है आपकी, रिकेट्स की बीमारी आपकी होती है, जिसे हम सूखा कहते हैं। देखिए, डिफिशियंसी ऑफ रिप्रोडक्शन जिसकी कमी से होता है वो है आपका विटामिन ए की कमी से होती है डिफिशियंसी ऑफ रिप्रोडक्शन की कमी, जबकि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट। यहाँ पर पूछा गया था कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश आँख में डैश से प्रवेश करता है, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, प्रतारिका या फिर लेंस। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आँख में प्रकाश किससे आपका प्रवेश करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आँख की कॉर्निया से आपका जो प्रकाश होता है आँख में वो एंट्री करता है या प्रारंभ करता है, यहाँ पर प्रवेश करता है। जबकि जो आपकी सनलाइट होती है उसे कंट्रोल कौन करता है कि आँख में कितना रोशनी जानी चाहिए। जो सनलाइट को कंट्रोल करता है आपका आइरिस। क्या करेगा, आइरिस कंट्रोल करेगा, जिसे हम प्रतारिका भी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, कॉर्निया के द्वारा आपके आँख में प्रकाश को जाने से प्रवेश करने को कंट्रोल करता है या प्रवेश करता है। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक या किसके द्वारा लिखी गई है। ट्विंकल खन्ना, हुमा कुरैशी, सुधा मूर्ति या फिर अरुंधति रॉय। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ट्विंकल खन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ट्विंकल खन्ना कौन है आपकी, तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। क्या है आपकी, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं आपकी ट्विंकल खन्ना, एक्ट्रेस रह चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर और भी देख लीजिए, हुमा कुरैशी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जीवा। क्या पुस्तक लिखी है इन्होंने, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जेवा द एक्सपेरिमेंटल हीरो।
एक्सपेरिमेंटल सुपर हीरो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्विंकल खन्ना के द्वारा वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938, 1934, 1932, 1942। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कि इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1938 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बात कर लेते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो इनका जो उपनाम है, हम नेताजी के नाम से इन्हें जानते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो ये 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके शामिल हुए थे, अर्थात आईएनसी में एंट्री की थी। इन्होंने अपनी एक अखबार भी नॉमिनेट किया, स्टार्ट किया था, स्वराज। क्या किया था? स्वराज। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। इनके द्वारा दिया गया एक स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन इनके द्वारा ही दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1938 में सुभाष चंद्र बोस को आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 25 जनवरी मतदाता दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 जून विश्व विविधता दिवस। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, 22 जून को विश्व विविधता दिवस ना सेलिब्रेट करके 22 मई को किया जाता है। तो एक एक आपका इम्पोर्टेंट है। 25 जनवरी 1950 यानी 25 जनवरी को मतदाता दिवस, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और 22 मई को मनाया जाता है विश्व विविधता दिवस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। कथक की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो कथक नृत्य है आपका, वह किस राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, कुछ फैक्ट समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी कहाँ पर है? तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपके उत्तर प्रदेश में, जिसमें भारत की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% आपका निवास करती है भारत में। नंबर 1 पर है। एरिया के मामले में अगर कौन से नंबर आपका आता है? तो एरिया के मामले में रैंक है 4th, जनसंख्या के मामले में रैंक है भारत में 1st। बात कर लेते हैं कि राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रथम बार कब बनी थी? तो 1921 में बनी थी, लेकिन कंप्लीट या पूर्णतः बनी है 1935 में। यहाँ के सीएम ऑलरेडी सभी लोग जानते ही होंगे, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पर जो टोटल आपके विधानसभा या एमएलए की जो सीटें हैं वो कितनी है विधानसभा में? तो 403 है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा हैं। इसी प्रकार आपके एमपी इन लोकसभा भी सबसे ज़्यादा हैं, 80 हैं। एमपी इन राज्यसभा कितने हैं? वो भी सबसे ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में 31। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। कथक की उत्पत्ति आपके उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। लखपति दीदी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2022, 2023, 2024, 2025। तो लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई है आपकी 2023 में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? पूछा गया था किस वर्ष हुई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसकी शुरुआत आपकी 2023 से की गई है। कौन से दिन से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है आपके 15 अगस्त 2023 से। तो इस प्रकार जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। अब लखपति दीदी योजना के बारे में समझ लीजिए क्योंकि ये आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपकी जितनी भी महिलाएं हैं उनकी पर मंथ या पर ईयर की जो कमाई मिनिमम उद्देश्य रखा गया है वो 1 लाख रुपये पर ईयर कमाने का लक्ष्य
रखा गया है उनकी अर्निंग करने का, जिससे कि वो भी आपके सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। इसके अंतर्गत आपको और क्या प्रावधान किए गए हैं, तो ऐसी महिलाएं जिन्हें आपके जो पात्र होंगे उनको 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, जिससे कि उनकी फाइनेंशियली हेल्प हो सके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2023 में इसकी शुरुआत की गई है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या फिर हैदराबाद। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कौन सा है? परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय आपसे पूछा गया है भारत में। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से समझना, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आपका स्थित है मुंबई में। और मुंबई कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपके 1954 में। कौन थे आपके पीएम? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति के समक्ष। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपकी स्पेशल पावर होती है वित्त मंत्री के द्वारा, या केंद्रीय बजट का एक प्रावधान होता है कि हमेशा इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत पहले किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। अब बात करते हैं कि केंद्रीय बजट के बारे में आर्टिकल नंबर कौन से में प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। तो आर्टिकल नंबर 112 में इसका प्रावधान दिया गया है। अब ये जो वित्त मंत्री हैं उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद आपकी चर्चा की जाती है राज्यसभा में। बात करते हैं कि वर्तमान में आपका फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा वो कितने लाख रुपए का किया गया था? तो इनके द्वारा किया गया था 50.86 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था अप्रॉक्स में। ये आंसर है, ध्यान रखिएगा। यानी क्या है आपका अप्रॉक्स, यानी पॉइंट के बाद आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको ये याद करना ही करना है। देख लीजिए एक बार फिर से, वित्त मंत्री के द्वारा कहाँ बजट प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 112 में। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपके? निर्मला सीतारमण, जिनके द्वारा अप्रॉक्स 50.86 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है 2025-26 के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 24 जनवरी 1951, 25 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1952 या 15 मार्च 1950। तो देखिए यहाँ पर आपका ECI यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई है। अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो इसका प्रावधान दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 324 में। इसकी स्थापना कौन करता है? तो स्थापना की जाती है आपके जो इसके हेड होंगे, हेड को नियुक्त कौन करता है? तो हेड को नियुक्त करता है आपका प्रेसिडेंट। ऐसा इसके अंतर्गत आपके प्रावधान दे रखे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। व्यापार के बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यापार एकीकरण, व्यापार का पथांतरण, व्यापार सृजन या व्यापार उदारीकरण। तो देखिए फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका। व्यापार की बाधाओं को हमें कम करना है
अंतर्राष्ट्रीय मामले में भागीदारी बढ़ानी है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यापार उदारीकरण आपका ये कहलाता है। ध्यान से समझ लेना, इम्पोर्टेंट है आपका। अब व्यापार उदारीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पॉलिसीज में चेंज किया जाता है, जिससे कि आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ सके, इकोनॉमी आपकी लिफ्ट कर सके। ऐसा देखिए, उदारीकरण की नीति भारत में कब अपनाई गई थी? तो आपका एक योजना है LPG, लिक्विडाइजेशन पेट्रोलाइजेशन एंड गैसोलीन, यानी जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और आपका लोकलाइजेशन है, तो जिसे हमने LPG कंडीशन कहते हैं। मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में ये लाई गई थी। उस समय भी आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, संसद के सदनों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी सदस्य होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होंगे आपके? निर्वाचित सदस्य होते हैं, नॉमिनेट सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में। तो आर्टिकल नंबर आपका 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसके पास आपकी कार्यकारी शक्तियाँ सभी सम्मिलित होंगी। आपके इसमें जो प्रावधान दे रखा है, इलेक्शन का प्रावधान किस में दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर आपके 55 में आपका प्रावधान दे रखा है कि किस तरह से इसका इलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं इसकी योग्यताओं की। तो राष्ट्रपति महोदय की जो उम्र होनी चाहिए वो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी भारत का ही नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना कंपलसरी है। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि बाई बर्थ आपका प्रेसिडेंट होने की कंडीशन यहाँ पर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाद में भी भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट है आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो सदस्य कैसे होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? माना, देवसा, नाथुला या फिर बारालाचा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा दर्रा है आपका जो सिक्किम और चीन को आपस में जोड़ता है। पहले आंसर देख लीजिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन को जोड़ता है। अब बात कर लेते हैं दर्रा क्या होते हैं। तो दो दर्रा आपके मतलब पहाड़ों के बीच में आपका जो स्पेस होता है जहाँ से आवागमन होता है, व्यापार होता है, उस पास को हम दर्रा कहते हैं, उस जगह को हम दर्रा कहते हैं। मतलब ये जो जगह पाई जा रही है ये वाले जहाँ से हम आवागमन ईजिली कर सकते हैं उसे हम दर्रा कहते हैं। अदर की बात की जाए तो माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बारालाचा दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका सिक्किम और चीन के मध्य कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है आपका नाथुला दर्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये छत्तीसगढ़ का आपका नृत्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो ये आपका दिवाली के बाद में जो देव उठादशी होती है, एकादशी होती है, उसके अंतर्गत इसको गाया जाता है यानी प्रस्तुत किया जाता है। किन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपके यदुवंशियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की।
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? तो विष्णुदेव साय यहाँ के सीएम है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, विष्णुदेव साय। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी से आपके बिलोंग करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा। तो देखिए पहले तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है। तो देखिए पहले तो आप ग्लोब देख लीजिए, उसके बाद इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप आंसर को। मान के चलिए ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर जो आपके पूरब और पश्चिम की दिशा को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, जिसमें एक ये लाइन है, एक ये लाइन है आपकी। पहले इनको समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, जो बीच में है वो भूमध्य रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो ये नॉर्थ स्फीयर है और डाउन वाला आपका क्या हो जाएगा? साउथ स्फीयर हो जाएगा। नॉर्थ स्फीयर में आपके 23.5 डिग्री पर जो लाइन खिंची होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री एंड हाफ डिग्री पर खिंची होती है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यानी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। और आपकी जो थर्ड लाइन होती है 23.5 डिग्री साउथ में जो होती है मकर रेखा कहलाती है। और जो थर्ड वाली होती है वो अंटार्कटिक सर्कल कहलाती है 66.5 डिग्री साउथ में। अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो सबसे लंबी रेखा के बारे में पूछा गया है, तो भूमध्य जो रेखा है आपकी 0 डिग्री लाइन, वही सबसे बड़ी रेखा है, क्योंकि ये आपकी क्या है? रेडियस है आपकी पृथ्वी की, और रेडियस सबसे बड़ी ही होती है, यानी जो आपका डायमीटर है, रेडियस है, वही सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भूमध्य रेखा अक्षांश पर सबसे लंबी रेखा होती है। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? 1985, 1989, 1986 या 1976। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि दल विरोधी विधेयक कब पारित किया गया है, कब लागू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष आपका पारित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1985 में। जबकि ये लागू कब हुआ है, इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए पारित हुआ है आपका 16 फरवरी 1985 को। जबकि आपका इम्प्लीमेंट कब किया गया, फोर्सली कब किया गया, लागू कब किया गया है? तो लागू किया गया है आपका 18 मार्च 1985 में। एक एक डेट इम्पोर्टेंट है इसकी, क्योंकि पहले भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अब दल विरोधी कानून एक्चुअली में है क्या, वो समझ लीजिए। यानी ऐसा कानून जिसमें आपके एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था 1985 में। इसकी विवेचना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो बारे में बताया गया वो अनुसूचित 10 में आपका बताया गया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अनुसूचित 10 आपकी किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से आपकी संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया पारित कब हुआ था? 1985 में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? रिस्की प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम या फिर बैकवर्ड प्रोग्राम। देखिए क्या बोला है, कंप्यूटर का एक वायरस जो खुद को अन्य कंप्यूटर के प्रोग्राम में संलग्न कर लेता है तो किस प्रकार से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ट्रोजन हॉर्स के नाम से इसे हम जानते हैं, जो कि आपका क्या है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका गलत तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है, जिससे कि हम किसी की इन्फॉर्मेशन को चुरा सकें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को प्रोग्राम को संलग्न हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, उसे हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? मनी सेठना, दिलीप कुमार, दादा साहेब फाल्के या फिर राज कपूर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि
आपका भारतीय सिनेमा का जनक या भारतीय सिनेमा के पिता किन्हें कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, दादा साहेब फाल्के को आपका भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है आपका? तो ओरिजिनल नाम है इनका धुंडीराज गोविंद फाल्के। इम्पोर्टेंट है, लर्न करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार एसएससी पूछ चुकी है, एसएससी पूछती है, आपकी रेलवे पूछती है, और पिछले टाइम भी आपकी एनटीपीसी पूछ चुकी है। तो यहाँ पर जो गोविंद फाल्के हैं, इनका ओरिजिनल नाम है, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। इन्हें अब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इनकी फिल्मों के बारे में। तो इनकी जो पहली फिल्म थी, मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म थी आपकी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी आपकी, ध्यान रखिएगा। आपसे भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत के सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र, जो आपकी रिलीज हुई थी 1913 में। ये किस प्रकार की फिल्म थी? तो ये मूक फिल्म थी आपकी, यानी गूंगी फिल्म थी। लेकिन अगर आपकी बोलती हुई फिल्म कौन सी थी आपकी? तो बोलने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो बोलने वाली पहली फिल्म थी आपकी आलम आरा। क्या थी आपकी? आलम आरा। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। द्वारा से क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के को। इनकी पहली फिल्म कौन सी रिलीज हुई थी? तो राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1913 में, जो कि आपकी एक मूक फिल्म थी। बोलने वाली पहली फिल्म का नाम क्या है? तो वो है आलम आरा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली? तो देखिए, भारतीय शहर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। क्योंकि बेंगलुरु शहर को हम आईटी सेक्टर के मामले में सबसे उच्च रखते हैं। आईटी सेक्टर का वर्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा वर्क यहाँ पर होता है। इसलिए जो सिलिकॉन वैली एक्चुअल में है वो आपकी यूएसए में है, लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो आपके बेंगलुरु को हम आईटी सेक्टर का हब कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। अब बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य की राजधानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्रीदेवी, मधुबाला, मीना कुमारी या फिर सुचित्रा सेन? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, सुचित्रा सेन आपकी पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था। अब ये अवार्ड इन्हें कब मिला था? तो ये अवार्ड मिला था इन्हें 1963 में। कहाँ पर? मॉस्को में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर सरकारी सूची? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, इसे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब ऐसा है कि शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार और आपके जितने भी राज्य हैं उनको अपना अधिकार दे रखे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा को आप समवर्ती सूची के अंदर कब लेकर आए? तो जो आपका संविधान संशोधन 42 में हुआ था 1976 में, उसके अकॉर्डिंग इसे हमने समवर्ती सूची का विषय बना दिया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह,
बड़ौदा के गायकवाड़ या फिर ग्वालियर के सिंधिया। देखिए क्या पूछा गया है, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारत का पहला मूल शासक कौन था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इस संधि को एक्सेप्ट किया था। अब बात करते हैं, देखिए ये संधि किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड की गई थी। तो ये संधि सबसे पहले इम्प्लीमेंटेड की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसे बड़ी मात्रा के अंतर्गत या बड़े पैमाने पर भारतीय राजाओं पर इसे थोपा गया था। तो इसलिए लॉर्ड वेलेजली को लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद के निजाम ने इसे कब स्वीकार किया था। तो हैदराबाद के निजाम ने इसे स्वीकार किया था आपका 1798 में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आपका जो मराठा शासक थे उन्होंने कब इसको एक्सेप्ट किया था, कई बार पूछी जाती है कि कौन से मराठा शासक ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो मराठा शासकों में आपके बाजीराव द्वितीय, किन्होंने एक्सेप्ट किया था इसे, बाजीराव द्वितीय ने इसे एक्सेप्ट किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद के निजाम ने पहला शासक था जिसने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहन में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि आप एक किस प्रकार के प्रदूषण को उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके यूज करके नियंत्रित किया जाता है। इसे हम कैटलिस्ट कन्वर्टर भी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जो आपके पीएम होते हैं, यानी पर्टिकुलर मटेरियल होते हैं, उनको कंट्रोल इसके अंतर्गत किया जाता है, पर्टिकुलर मैटर्स को, जिसके अंतर्गत 2.5 पीएम और आपके 10 पीएम को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट ना हो और आपकी वायु प्रदूषण ना हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, एंडोबल्ब, एक्सॉन, डेंड्राइट या फिर सेल। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि जो न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डेंड्राइट कहा जाता है। वृक्ष जैसी शाखा इसको बनी होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या है आपकी, तो न्यूरॉन्स है आपकी यूनिट ऑफ माइंड या यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई है आपकी न्यूरॉन्स। वर्क क्या करते हैं, तो ये वर्क करते हैं आपके इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है माइंड से। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, माइंड से आपकी ट्रांसफ़र की जाती है जितने भी आपके ऑर्गन हैं वहाँ के लिए, जिससे कि वो वर्क कर सकें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डेंड्राइट। मानव शरीर की कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 32 जोड़ी या फिर 33 जोड़ी। तो देखिए यहाँ पर मानव स्पाइनल नर्व्स के बारे में पूछा गया है, स्पाइनल कप्स के बारे में पूछा गया है कि कितनी होती हैं आपकी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 31 जोड़ी नर्व्स आपकी होती हैं। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, गुर्दा, फेफड़ा, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मानव शरीर में वसा का जो मैक्सिमम मुख्यतः पाचन होता है वो होता है आपका छोटी आंत के अंतर्गत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए जितने भी आपका, जैसे आप पाचन की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है पाचन आपका, तो ये स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप अपने टुकड़े को मुंह में रखते हैं तो आपका पाचन प्रारंभ हो जाता है। पाचन प्रारंभ कई स्टेप्स में होता है आपका पाचन। माउथ के बाद में जो आपकी कैनल होती है उसके अंतर्गत आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। देन आपका स्टोमक में जितना भी आपका खाना होता है वो जाता है और स्टोमक में जाने के बाद आपका जाता है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो
तो जितना भी आपका खाना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 3 से 4 घंटे रहकर आपका जितना भी होता है डाइजेस्ट होने की जो कंडीशन होती है सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका होता है, चाहे कोई भी खाना आपका क्यों ना हो। जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो खाना होता है वो बड़ी इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत आपका चला जाता है और उसके बाद में आपका जो भी एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, छोटी आंत। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? धमनी, केशिका, महाशिरा या फिर शिरा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी रक्त वाहिका पूछी गई है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, केशिका। अब केशिका क्या होती हैं वो समझ लीजिए। मान के चलिए कुछ धमनियाँ होती हैं आपकी और कुछ आपके क्या हैं, महाशिरा हैं। धमनी और महाशिरा को जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो होती हैं आपकी केशिकाएँ। तो यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट कौन जारी करता है? कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री या फिर नीति आयोग। तो देखिए स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसकी आपकी रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की जाती है या रिपोर्ट पारित की जाती है। अब देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो नीति आयोग की स्थापना हुई है आपकी 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई है, यानी इसने किसे आपका रिप्लेस किया है? तो रिप्लेस किया है आपके प्लानिंग कमीशन को, यानी जो योजना आयोग था उसकी जगह पर आपका लाया गया है आपका कौन? नीति आयोग। नीति आयोग का हेड कौन होता है? तो नीति आयोग का जो हेड होता है वो आपके करंट में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके हेड होते हैं। तो वर्तमान में कौन है आपके? नरेंद्र मोदी जी आपके इसके हेड हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? स्टीफन हॉकिंस, लॉरी वॉल, बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसने मिलकर पॉल एलन के साथ में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बिल गेट्स के साथ मिलकर आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपकी? तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कहाँ की है? तो ये आपकी अमेरिका की ये कंपनी है। स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी आपकी 1975 में। कब की गई थी आपकी? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। इसने हाल ही में आपकी एक नई एआई आधारित प्लेटफॉर्म लेकर आई है जिसे हम क्या बोलते हैं? BOIMEMU। इनके द्वारा लाई गई एक प्लेटफॉर्म है जो आपके क्या करेगी? प्रोटीन में जितने भी आपके सेंसेशन होंगे, प्रोटीन में चेंजेस होंगे, उनको क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। प्रोटीन में जितने भी आपके चेंजेस होने हैं, चाहे आपके वो आपके सेंस हों, उनको सबको रिकॉर्ड करेगी BIOMU प्लेटफॉर्म। पूछा गया था किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? वित्त आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, योजना आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा आयोग धन की आपूर्ति की निगरानी करता है भारत में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है RBI एक्ट 1934 के तहत। कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना
की गई है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, वो है नेशनलाइजेशन कब हुआ था, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। इसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में आपका धन की आपूर्ति की निगरानी की जाती है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में, याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, भगवान दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर रघुकुल तिलक। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भगवान दास के साथ में मिलकर इसकी स्थापना की गई है। अब बात करते हैं काशी विद्यापीठ के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आधुनिकरण में आपका ये वाराणसी में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भगवान दास के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना की थी। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रणाली प्रारंभ की गई। 1948, 1942, 1945 या 1944। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत एक नई अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रणाली कब प्रारंभ की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका लास्ट यानी 4, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई थी, इम्पोर्टेंट है आपका। तो उसमें आपके आते हैं, एक IMF आता है आपका और दूसरा आता है वर्ल्ड बैंक। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों का संबंध है आपके ब्रेटन वुड समझौते से। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले समय के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। इन्फॉर्मेशन आपके लिए, वे बच्चे जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स रिविज़न करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपका चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आपके 110 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है आपके। और आप जाकर 2024 और 2025 यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक ऑलरेडी करंट अफेयर्स पड़ा हुआ है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आपके एग्ज़ाम कल या परसों से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं वहां से। दूसरा, वे बच्चे जो पैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन हम इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आपके ओनली GS के क्वेश्चन वो आपके शामिल होते हैं। तो उसका भी रिवीजन आप कर सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी 4 सेट उपलब्ध हैं, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।